अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट फिज़िक्स क्लास 12 का। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में हमें कहा हुआ है द आरएमएस वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज़ 100 एम्पेयर्स, इट्स पीक वैल्यू इज़। हम लोगों को आरएमएस वैल्यू दी गई है और हम लोगों ने क्या निकालना है, पीक वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि आई एम ओवर √2 करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, आरएमएस वैल्यू निकलती है आई की। ठीक है, ये बात आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, फर्स्ट लेक्चर जाके देखें, देन आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने क्या निकालना है, हम लोगों ने आई एम निकालना है, जबकि आर एम एस हमें गिवन है। तो अब हम लोगों ने यहाँ से आई एम निकाला है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली आई एम को एक तरफ कर लेंगे और आई आर एम एस को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से। तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें 100 एम्पेयर्स दी गई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 100, फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √2 के साथ। तो हम लोग यहाँ पे देख करके देखते हैं। ठीक है, 100 को किससे मल्टीप्लाई करना है, √2 के साथ। क्लियर हो गया। तो √2 के साथ जब आप लोग 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 141, कितना आएगा, 141.4 एम्पेयर्स। क्लियर हो गया, 141.4 एम्पेयर्स आ जाएगा। तो ये है वो मैक्सिमम करंट जो कि इस आरएमएस की होनी चाहिए, आरएमएस वैल्यू से ये मैक्सिमम करंट आनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने मैक्सिमम करंट निकालना है आरएमएस वैल्यू से। तो इस एमसीक्यू का आंसर बनता है, तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर आंसर। सेकेंड एमसीक्यू में हमें कहा हुआ है कि अ साइन वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स। एक साइन वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्स है, और उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेडियन पर सेकंड में हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यू में हमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड एमसीक्यू में हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्स है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्स है। देन हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, देन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि इसके बराबर होता है, इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी से हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 2πf के बराबर होती है। रिमेंबर दिस, मैंने आपको ये करवाया टॉपिक्स में। तो 2π और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्स है। तो 2π को जब भी फ्रीक्वेंसी यानी 50 के वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2π × 50। तो हमारे पास ये आंसर कितना आ रहा है, 3.4 आ रहा है। ठीक है, 314, और ये रेडियन पर सेकंड में। क्लियर हो गया। सो इस तरह से हम लोगों ने एंगुलर फ्रीक्वेंसी इजी वे में फाइंड आउट कर लिया। नाउ स्टूडेंट, जब आप लोग अपने आंसर्स देखते हैं तो आपको पाई में गिवन है, तो पाई में करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, कितना आएगा, 100, और साथ में पाई लिख दिया, फिर रेडियन आ गया, फिर पर सेकंड आ गया। तो आपके ऑप्शंस में आंसर कुछ इस तरह मौजूद है। तो हम लोगों ने इस तरह से आंसर निकाल लिया, और अब हम लोग देखेंगे कि हमारा MCQ 2 का जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेकेंड एमसीक्यू का ऑप्शन ए करेक्ट है, 100π। अब थर्ड एमसीक्यू में हमारे पास है द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज। पावर फैक्टर हम लोग को बताना है कि कॉस कितना होता है। ठीक है, अब ये रेजिस्टिव सर्किट कौन सा है, जिसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगाया होता है, कहाँ पे, एसी सर्किट में। तो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ हम लोग जब ये रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो लीडिंग और लैगिंग फैक्टर है वो ज़ीरो होता है। मतलब कोई भी लीड या लैग नहीं कर रहा होता रेजिस्टेंस के उसमें। हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, दोनों हमारे पास लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स कि ये कि वोल्टेज भी लीड कर रहा है, वोल्टेज भी करंट के साथ साथ जा रहा है, और करंट भी वोल्टेज के साथ साथ जा रहा है। सो देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो पावर फैक्टर इज cos 0। तो cos 0 डिग्रीज कितना आता है, यूनिटी आता है, मतलब 1 आता है। cos 0 डिग्रीज आप लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सो थर्ड MCQ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देन MCQ नंबर 4 है अ कैपेसिटर इज़ परफेक्टली इंसुलेटर फॉर। एक कैपेसिटर इंसुलेटर किसके लिए होता है,
तो एक कैपेसिटर किस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है अल्टरनेटिंग करंट पे। सो ये जो होगा इंसुलेटर किसके लिए होगा, डायरेक्ट करंट के लिए। डायरेक्ट करंट किसे बोलते हैं, जिसमें जो है वो करंट की डायरेक्शन यूनी डायरेक्शन होती है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, और करंट की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही होती है। सो जो कैपेसिटर होता है वो किसके लिए इंसुलेटर होता है, डायरेक्ट करंट के लिए होता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 5, हमें कहा है कि पीक वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट इज 5/2 एम्पेयर्स, द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट विल बी। मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोगों ने बतानी है, हमें पीक वैल्यू दी गई है करंट की, और मीन स्क्वायर वैल्यू को क्या मतलब है, RMS वैल्यू निकालनी है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है और हम लोगों ने IRMS निकालना है। तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम फर्स्ट MCQ की तरह होगा। नाउ स्टूडेंट MCQ नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, MCQ नंबर 5 में हमें पीक वैल्यू दी हुई है करंट की, मतलब IM दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये 5/2 दिया हुआ है, और हमने क्या निकालना है, IRMS निकालना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, IRMS निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, IM को डिवाइड करते हैं √2 से। IM कितना है 5, और 5 को डिवाइड किससे करेंगे, 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 डिवाइडेड बाई √2, 5 को √2 को √2 से डिवाइड करेंगे। नाउ स्टूडेंट हमारे पास ये क्या आएगा, हम लोगों ने इसके बाद क्या लेना है, स्केयर लेना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है कि हम लोगों ने मीन स्केयर वैल्यू निकालनी, रूट मीन स्केयर नहीं निकालनी, बल्कि स्केयर मीन स्केयर वैल्यू निकालनी। तो मीन के लिए हम लोग √5/2 को डिवाइड कर देंगे √2 के साथ, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या निकलेगा, रूट मीन स्केयर निकलेगा, लेकिन हम लोगों ने फिर बाद में दोबारा स्केयर लेंगे, एंड देन हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 5 का स्केयर एम्पेयर्स। आंसर आ गया फॉर RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो इस तरह से हम लोगों ने करंट की RMS वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर D करेक्ट है फॉर MCQ नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 यानी MCQ नंबर 6 में हमें कहा गया है कि इन अ चॉक कॉइल द रिएक्टेंस XL एंड रेजिस्टेंस R आर रिलेटेड एज। तो चॉक कॉइल में यानी इंडक्टर में रिएक्टेंस जो होती है XL, उसको हम लोग रेजिस्टेंस के साथ कैसे रिलेट करते हैं, कि हम लोग ये बोलते हैं कि XL इज़ मच मच ग्रेटर देन R, यानी जो XL की वैल्यू होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। तो इसके लिए आप लोग साइड पे एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि चॉक कॉइल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस विच इज़ यूज्ड टू पास DC करंट थ्रू सर्किट प्रॉपरली। तो चॉक कॉइल क्या होती है, कम्बिनेशन होती है किस किस चीज़ की, रेजिस्टेंस की और इंडक्टेंस की, तो जो कि यूज़ किया जाता है ताकि DC करंट पास हो सके थ्रू सर्किट प्रॉपरली, एंड टू कंट्रोल AC फ्लोइंग इन द सर्किट। और इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोग AC करंट जो है वो जो फ्लो कर रहा है सर्किट में से, उसको कंट्रोल कर सकें। फॉर दिस पर्पस अ लार्ज L एंड लो रेजिस्टेंस R इज़ यूज सो दैट दिस कैन कंट्रोल AC मोर। तो इस मकसद के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लार्ज L वाले यानी XL हमारे पास बड़ा होगा, और हम लोग लो रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं ताकि AC करंट को हम लोग मोर इजीली कंट्रोल कर सकें। सो ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट, XL इज़ मच मच ग्रेटर देन R। MCQ नंबर 7 है कि फेज डिफरेंस बताना है बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज एट रेजोनेंस इस। फेज डिफरेंस क्या होता है करंट और वोल्टेज के दरमियान में रेजोनेंस के वक्त, वो होता है हमारे पास 0 डिग्रीज। तो 0 डिग्रीज इज द फेज डिफरेंस, और ये याद करने वाली चीज़ है। देन नेक्स्ट इज द इन AC सिस्टम वी जनरेट साइन वेव फॉर्म बिकॉज। तो MCQ नंबर 8 में कहा गया कि हम लोग AC सिस्टम में साइन वेव जनरेट कर लेते हैं, बिकॉज क्यों करते हैं साइन वेव्स, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस लीस्ट डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कम डिस्टर्बेंस पैदा करता है, सो दैट्स वाई वी प्रेफर साइन वेव फॉर्म फॉर AC सिस्टम। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। साइन वेव बना हुआ है, साइन वेव्स कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, स्केयर वेव्स स्केयर के डब्बों की तरह बनता है। देन हमारे पास क्या है, रैम्प वोल्टेज। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी क्यूरी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं।
MCQ नंबर 9 में हमें कहा जा रहा है कि एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय 220 साइन 157 t, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज इज। तो हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज बताना है, जबकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन दी गई है वोल्टेज की, जो कि हमारे पास क्या होती है, v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा, और थीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया यहाँ पर ओमेगा टी के, क्योंकि हमारे पास टी यहाँ पे लिखा हुआ है, सो दैट्स वाई 157 हमारे पास ओमेगा के बराबर होगा, और साइन साइन रह गया, और साथ में वी एम की जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और इसमें से फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि आपको MCQ में एक इक्वेशन गिवन है जो कि v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा की तरह है, और थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगी, ओमेगा टी लिख दूंगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि 20 लिख देंगे, देन साइन लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 157 और टी आ जाएगा। तो अब इसके बाद हमारे पास हमने निकालना है क्या, हम लोगों ने निकालना है 157 टी को यूज़ करते हुए क्या निकालना है, हम लोगों ने निकालना है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप लोगों ने एक फार्मूला यूज़ किया था पहले भी, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf यूज़ किया था। इस फार्मूला को आप लोग यूज़ करेंगे अगेन इस क्वेश्चन में, और इसमें आप लोग क्या करेंगे कि ओमेगा की जगह क्या पुट कर देंगे, डायरेक्ट 157 पुट कर देंगे, टी पुट नहीं करना है, ठीक है, टी की कोई वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो 2π पुट कर दिया और फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ पुट कर दी। देन हमारे पास 157 को डिवाइड करेंगे 2π से, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इजी वे में निकल सकती है। तो हम लोग 157 को डिवाइड करेंगे 2π से, हमारे पास ये कितना आएगा, 157 डिवाइडेड बाय 2π विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ रहा है 24.9 हर्ट्स विच इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। सो इस तरह से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, और ये 24.9 अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, हमारे MCQ के मुताबिक 25 हर्ट्स के बराबर है। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है फॉर MCQ 9। तो स्टूडेंट हम लोगों ने इस तरह से इस MCQ नंबर 9 को सॉल्व किया, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लें। ऑप्शन क्या बना है 9th MCQ का 25 हर्ट्स। अब इसके बाद 10th MCQ है कि LR सर्किट में, मतलब ये कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस जो लगे होते हैं सर्किट में सीरीज में, तो उस सर्किट में क्या हो रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, उस सर्किट के लिहाज से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है एल एंड आर अपोजिस ईच अदर। अब रेजिस्टेंस कोई ना कोई लीड करता है ना कोई लैग करता है, सो इसका तो कोई वो ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एल एंड आर अपोज ईच अदर, एक दूसरे को अपोज करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है कि आर वैल्यू इंक्रीज विथ फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस कभी भी फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज नहीं होता, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। उसके बाद MCQ ऑप्शन नंबर सी है कि दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL इज इक्वल टू 2πfl होता है, और आप लोग देखते हैं कि XL का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है, सो इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग यहाँ पे कुछ एडिशन कर लें कि इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर लिख लें। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या डिक्रीज होती है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, नो दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो ये किसके केस में होता है कि डिक्रीजेस रिएक्टेंस जो होती है, ये हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में होता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। सो हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर सी है, और इस तरह से हम लोगों ने MCQ नंबर 10 में भी ऑप्शन नंबर सी को मार्क किया बिकॉज इट इज़ अवर राइट आंसर। MCQ नंबर 11 है कि एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वोल्टेज या करंट में से जो भी बोल दें, ठीक है, तो इस कम्प्लीटली नॉन इफ़ वी नो इट्स, उसको हम लोग वो हमें पूरी की पूरी कैसे पता चलेगी, जब हमें उसकी क्या चीज़ पता होगी। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो मैक्सिमम वैल्यू तो पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इक्वेशन में यहाँ पे मौजूद है, सो मैक्सिमम वैल्यू भी पता होनी चाहिए। देन हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी एंड फेज, फ्रीक्वेंसी 2π की जगह आ सकता है, ओमेगा की जगह आ सकता है 2πf के तौर पे, तो फ्रीक्वेंसी भी पता होनी चाहिए और साथ में फेज भी पता होना चाहिए। देन हमारे पास क्या है कि इफ़ेक्टिव वैल्यू आपको पता होगी, इफ़ेक्टिव वैल्यू भी पता होनी चाहिए, मतलब ये कि आपको ये तीनों की तीनों पता होंगी, तो आप लोग यहाँ से चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्होंने हमसे ये पूछा हुआ है। अब हम लोग लास्ट ऑप्शन देखते हैं कि बोथ ए एंड बी, दोनों का दोनों ए एंड बी आपको सही लग रहा है। तो आप लोग देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, फेस पता होनी चाहिए, सो आवर ऑप्शन इज़ बोथ ए एंड बी। तो MCQ नंबर 12 है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सवेल जनरलाइज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मैक्सवेल ने कौन सी इक्वेशन या लॉ को जनरलाइज किया था? एम्पेयर्स लॉ को जनरलाइज किया था। तो MCQ नंबर 13। नाउ MCQ नंबर 13 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो कि एयर से ग्लास की तरफ जा रही है। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो कौन सी चीज़ें चेंज नहीं होगी? तो कौन सी वाली वेव है जो कि चेंज नहीं होगी? रेडियो वेव्स है, एक्स रेज है, या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, या अल्ट्रा साउंड वेव्स है। तो अल्ट्रा साउंड वेव्स इज द ओनली वेव्स विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन मीडियम। सो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो बहुत से बच्चों के पास जो MCQ लिखा हुआ है तो उसमें हमारे पास कोई और ऑप्शन दिए गए, तो हम लोग इसमें बोलेंगे आप लोग के पास जो MCQ लिखा हुआ है ना उसका आंसर होगा F रिमेन सेम, यानी फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम बट वोल्टेज एंड लैम्डा चेंजेस। ठीक है, जब भी कोई मीडियम चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन वोल्टेज और लैम्डा क्या होता है? चेंज होता है। द नेक्स्ट MCQ नंबर 14, द सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज द पावर फैक्टर इज। तो जिस सर्किट में हमारे पास करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होती है, मतलब एंगल उनका क्या होता है? एंगल डिफरेंस कितना होता है? 0 डिग्रीज होता है। तो उसका हमारे पास पावर फैक्टर क्या आता है? पावर फैक्टर उसका क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, पावर फैक्टर उसको क्या आएगा? 1 आएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे कैसे 1 आता है कि कॉस को जब भी हम लोग 0 पुट करें, मतलब इन फेज है तो 0 डिग्रीज पुट करेंगे कॉस में, तो हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट MCQ नंबर 15, व्हेन विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC सप्लाई की जब हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो इम्पिडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट। RLC के रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सीरीज सर्किट में हमारे पास इम्पिडेंस क्या करती है? इम्पिडेंस क्या है? रुकावट है। जिस तरह हम लोगों ने रिएक्टेंस को बोला था, सेम वही नाम है जब हमारे पास तीनों के तीनों सर्किट्स सीरीज में जुड़ जाते हैं। तो हम लोगों ने बताना है कि इसकी जो इम्पिडेंस है वो क्या हो रही है? तो रिमेन्स कांस्टेंट, या ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस ओनली। तो आप लोगों ने टॉपिक में देखा था कि हमारे पास जो करंट और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बन रहा था वो कुछ ऐसा बन रहा था, मतलब ये कि ये पैराबोलिक है। ठीक है, पैराबोलिक बन रहा था, लेकिन जब हम लोग इम्पीडेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? हाइपरबोलिक बनेगा। मतलब ये कि हम लोग इसको नीचे से फर्स्टली हमारे पास वो मैक्सिमम होगा, देन डिक्रीज हो रहा होगा, देन दोबारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फर्स्टली डिक्रीज। तो फर्स्टली क्या हो रहा है? इसकी स्लोप क्या आ रही है? डाउनवर्ड आ रही है। हम लोग देख रहे हैं कि ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो फर्स्टली क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। देन सेकेंडली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से कोई ऑप्शन बेस्ट नहीं लग रहे, सो आप लोग यहाँ पर ऑप्शंस लिख सकते हैं कि द फर्स्टली द रेजिस्टेंस या द इम्पीडेंस फर्स्टली डिक्रीजेस, देन मिनिमम एंड देन इंक्रीजेस। फर्स्टली डिक्रीज कर रहा है, फिर मिनिमम पे आ गया, फिर इंक्रीज कर रहा है। सो इस तरह से आप लोग इसका ऑप्शन खुद ही लिख लें। और हमारे पास ये ऑप्शन हम लोगों के पास जो MCQ में ऑप्शन गिवन है वो बेस्ट नहीं लग रहे थे, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर द इम्पीडेंस फर्स्ट डिक्रीजेस, देन मिनिमम एंड देन इंक्रीजेस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और लेक्चर पसंद आए तो लाइक किया करें, काइंडली शेयर किया करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।